हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन। आई नो बोर्ड्स ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड्स की तैयारियों में लग चुके हैं और हमारे ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो तैयारी तो अच्छे से कर चुके हैं बट वो कहीं कहीं थोड़ा कंफ्यूज है कि किस तरह से हम जो पेपर में मिस्टेक्स हैं वो अवॉइड कर सके। तो आज हम उसी के ऊपर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं कि जहां पर हम देखेंगे कि आप इंग्लिश में किस तरह से 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। यानी कि आपने पूरे साल बहुत अच्छी मेहनत की है, ठीक है, पर पेपर में हम कभी कभी घबरा जाते हैं और कैसी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे जो मार्क्स है वो कट जाते हैं, पता भी नहीं चलता। मतलब इसको हम बोलेंगे कि सिली मिस्टेक्स है और हम क्या करते हैं, मार्क्स जो है वो हमारे गवा देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यही करने वाले हैं कि किस तरह से ये जो छोटे छोटे मिस्टेक्स है उसे अवॉइड कर सके। राइट, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले हमारा जो रीडिंग सेशन है उसकी बात करें, ठीक है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले आज वो देख लेते हैं, फिर हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो रीडिंग सेशन में हम कौन सी मिस्टेक्स है वो अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में हम देखेंगे फॉर्मेट और ग्रामर मिस्टेक्स में हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। देन हमारा जो ग्रामर सेक्शन है उसमें जो फ्रीक्वेंट एरर्स है, ठीक है, उसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, या तो ग्रामर में कौन सी चीजें हैं जिसको हम अच्छे से याद रख के जा सकते हैं तो हमारी जो माइनर मिस्टेक्स है वो अवॉइड हो। देन हमारा लिटरेचर सेक्शन, आंसर राइटिंग में कौन सी गलती हमें हमारे मार्क्स जो स्कोर है उससे पीछे रखती है, ठीक है। देन वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग एरर्स, प्रेजेंटेशन एंड पेपर अटेम्प्टिंग मिस्टेक, इस पर तो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं पर फिर भी ब्रीफ में हम इसके ऊपर आज भी डिस्कस करेंगे। देन हमारा टाइम मैनेजमेंट और थोड़ी सी प्रैक्टिकल टिप्स जिससे आपने सारी तैयारी की है और इन छोटे छोटे मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप आराम से बोर्ड्स में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारा रीडिंग पोर्शन। ठीक है, तो रीडिंग पोर्शन में क्या हम गलती करते हैं सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, देखिए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, अनसीन पैसेज। तो सबसे पहली हमारी मिस्टेक, राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ आंसर। ठीक है, हमें इतना, जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं ना तो हम सोचते हैं कि भाई कुछ समझ में नहीं आया तो बहुत सारा पैराग्राफ हम लिख कर आ जाते हैं। नहीं, वैसा हमें करना नहीं है। ठीक है, the author in the passage wants to say that pollution is increasingly very fast and it is very harmful to people and animals and we should stop by planting trees and reducing plastic use। हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, पर हमें किस तरह से इसको लिखना है, मतलब कि इतना अगर लंबा हमें नहीं लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे। द ऑथर सेज pollution is increasingly rapidly and we must control it by reducing plastic use and प्लांटिंग ट्रीज। मतलब कि हमें पैराग्राफ जो है वो डायरेक्ट नहीं लिखना है, पैराग्राफ में से क्या चीज कहने वाले हैं या तो क्या कहना चाहते हैं वो हमें लिखना है सिंपल और कम शब्दों में, क्योंकि अनसेंट पैसेज के क्वेश्चन है बेटा उसमें मार्क तो हमारे वही के वही रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना टाइम देने से अच्छा है हम क्या करें, आगे का ग्रामर सेशन या राइटिंग सेशन है उस पर ध्यान दे सके। ठीक है, दूसरा, ठीक है, क्या है हमारी टिप इसके लिए, राइट शॉर्ट क्लियर टू द पॉइंट आंसर। जो भी हमारे अनसीन पैसेज है ऐसा मत समझो कि लंबा लिखने से ज्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है, टू द पॉइंट आंसर लिखो, जो चीज हमें आंसर में लिखनी है वही लिखनी है। ठीक है, कुछ ज्यादा लिखने से हमारे मार्क्स जो है वो ज्यादा होने वाले नहीं। ठीक है, दूसरी हमारी मिस्टेक, कॉपिंग फुल पैराग्राफ। ठीक है, हम जो से 10-12 लाइन का पैराग्राफ आता है वो पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हमें करना, स्टूडेंट्स कॉपी फुल लाइंस फ्रॉम पैसेज इवन व्हेन शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड। अनसीन पैसेज में ये चीज हम करते हैं क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या आंसर है तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा पैराग्राफ कॉपी करते हैं, पर वो हमें करना नहीं है। ठीक है, कॉपिंग 4-5 लाइन्स फॉर 2 मार्क क्वेश्चन, ये पूरा गलत है। तो क्या करना है, सो वी मस्ट राइट ओनली द रेलेवेंट लाइन और समराइज इन योर ओन वर्ड्स।
ठीक है। पैराग्राफ या तो क्वेश्चन जो भी मांग रहा है उसको अपने शब्दों में लिखना है। उसी के लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद पैराग्राफ पढ़ो, तो आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, आंसर्स जो है वो फाइंड करने लगोगे। ठीक है। देन हमारी तीसरी कॉमन मिस्टेक, नॉट रीडिंग क्वेश्चन प्रॉपरली। ठीक है, मैं बच्चों को ये बार बार बोलती हूँ कि ये जो चीज है ना हम गलती करते हैं ही, कि पेपर आया सीधा आंसर लिखने, नहीं। सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो कि आखिर क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है। ऐसा होता है कि हमें आते हुए भी हम क्या करते हैं, गलत लिख के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो है वो समझ पाते नहीं है। टेक अ मिनट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डिड द ऑथर फील डिसअपॉइंटेड। ठीक है, और हम क्या लिखते हैं, ऑथर वेंट टू द मार्केट। ये पैराग्राफ दिया होता है और पैराग्राफ में से क्या करते हैं, हम सीधा लिखना शुरू कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑथर फेल्ट डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही डिड नॉट रिसीव द एक्सपेक्टेड सपोर्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया लिख दिया तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन को, टू द पॉइंट आंसर लिखो, यही सबसे सिंपल तरीका है अनसेन पैसेजेस में मार्क्स स्कोर करने का। ठीक है। ऑलवेज अंडरलाइन कीवर्ड्स लाइक व्हाई, हाउ, व्हेन, रीजन। ठीक है, किस चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि जब आपको ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि भाई यहाँ पर प्रॉपर हमने सोल्यूशन दिया है, जैसे कि अभी हमने देखा कि भाई व्हाई ही वाज डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो जो व्हाई का रीजन है ना, बिकॉज ही डिड नॉट रिसीव एक्सपेक्टेड सपोर्ट, तो उसको अंडरलाइन करके आओ। ठीक है, जितना आप अपने कीवर्ड्स अंडरलाइन करोगे ना, उतना ही चेकिंग में आपका पूरा आंसर पढ़ने से अवॉइड हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इजी सोल्यूशन है आपका मार्क्स स्कोर करने का। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं जो आपको अनसीन पैसेज या रीडिंग पैसेज में ध्यान में रखनी है। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में जनरली जो फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है, रिपोर्ट है, आर्टिकल है, ठीक है, इन सारी, देखो बेटा, इन सब के ना मार्क्स थोड़े ज्यादा हम कंटेन करते हैं। ठीक है, दिस ऑल आर हाई वेटेज। ठीक है, फॉर्मेट मिस्टेक्स कॉस्ट डायरेक्ट मार्क्स। यहाँ पर ना आपको जब भी हम पढ़ाते हैं ना, तो एक अच्छा सा, इन सारी चीजों के लिए हमने आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर फॉर्मेट में गलती करोगे सीधे 1, 1.5, 2 मार्क्स कट जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, आपका जो फॉर्मेट है इन सब चीजों का, वो ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि फॉर्मल लेटर्स है। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर में हम कौन सी गलती करते हैं, ये देखो। सबसे पहले मिसिंग सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, फॉर्मल लेटर का कुछ ऐसे ही हमारा फॉर्मेट है कि सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस, फिर हमारा लेटर जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, ये मिस कर देते हैं, डेट नहीं लिखना, इनफॉर्मल लैंग्वेज, यस, हेलो, हाय, ये सारी चीजें ना हम इनफॉर्मल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर में आपको अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करनी है, ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो एक्चुअल में मीनिंगफुल हो, वर्दी वर्ड्स यहाँ पर आपको यूज करने हैं। ठीक है, रॉन्ग सब्जेक्ट लाइन, कौन सा सब्जेक्ट है यही हमें पता नहीं है, किस बारे में लेटर लिख रहे हैं। देखो, फॉर्मल लेटर का होता है बेटा एक तरह का डायरेक्ट, यू कैन से कि हम सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं किसी भी इंसान को। ठीक है, तो सब्जेक्ट में वही लिखोगे किस बारे में लेटर है, तब घुमा फिरा के फॉर्मल लेटर में लिखने की कोई जरूरत होती नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप किसी एडिटर को लेटर लिख रहे हो तो वो लिखो। ठीक है, किसी कमिश्नर को या किसी भी कंपनी के मैनेजर को लेटर लिख रहे हो, तो इस तरह से ही आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखना है कि भाई इस बारे में हमने क्या किया है, आपसे बात की। ठीक है, चलो, जैसे कि ये देखो फॉर्मेट है, किस तरह का फॉर्मेट है देख लो। तो सबसे पहले क्या है, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, उसके बाद डेट। ठीक है, उसके बाद टू करके फिर
जो भी आपका रिसीवर एड्रेस है वो रिसीवर एड्रेस आपको लिखना है। देन आपका सब्जेक्ट कंप्लेन रिगार्डिंग वाटर शॉर्टेज, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट है तो वही लिखना है, ठीक है, मतलब कि जो क्वेश्चन में आपको टॉपिक दिया गया है वही यहाँ आपको सब्जेक्ट के तौर पे इसको यूज करना है। उसके बाद हमारा जो भी सैल्यूटेशन है वो आपको लिखना है, रिस्पेक्टेड सर मैम। देन हमारी बॉडी ऑफ लेटर, जो हमारे 3 पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, वो। एंड उसके बाद जो हमारा लास्ट फॉर्मेलिटी है, एनक्लोजर है, वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सिर्फ सिंपल सा फॉर्मेट देख के जाओ तो उसी फॉर्मेट के आपको 2-3 मार्क्स तो आराम से मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो जितना भी फॉर्मेट बेस्ड राइटिंग है, उस फॉर्मेट बेस्ड राइटिंग में आपको क्या करना है, फॉर्मेट जो है वो अच्छे से देख कर जाना है, उसमें गलती करनी नहीं है। ठीक है, अगर आप उसमें गलती कर रहे हो तो समझ लो कि आपके डायरेक्ट मार्क्स कट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए, देन यहाँ पर फॉर्मेट याद रखना है। दूसरा, इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं उसमें हम क्या मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो यूजिंग फॉर्मल टोन इन इनफॉर्मल लेटर, और ये हम सबके साथ होता है। ठीक है, कि हम क्या करते हैं बहुत ही फॉर्मल वे में, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनापन जो होता है ना, जो एक काइंडनेस होती है वो शो करनी होती है, वो हम नहीं कर पाते हैं। जैसे रिस्पेक्टेड फादर, आई बैग टू स्टेट दैट। स्टेट दैट क्या होता है बेटा, वो हमारे कंपनी के सीईओ थोड़ी है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, है ना। तो ये गलत तरीका है। यहाँ पर डियर फादर, रिस्पेक्टेड जनरली हम फॉर्मल टोन में यूज करते हैं। ठीक है, लव्ड वंस को जब लेटर लिखते हैं तो डियर हम ज्यादातर यूज करते हैं, राइट। आई होप यू आर फाइन, आई एम हैप्पी टू टेल यू, ये आई होप यू आर डूइंग गुड, आई होप यू आर फाइन, ये सारी चीजें तो इनफॉर्मल लेटर्स में चलती ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो टोन है वो किस तरह से होना चाहिए, कब आपको प्रोफेशनल टोन यूज करना है, कब आप हमारे नॉर्मल जो कम्युनिकेटिव टोन में लिख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज, रिपोर्ट राइटिंग मिस्टेक्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या है, रिपोर्ट राइटिंग मिस्टेक। अब रिपोर्ट में ना कई बार देखो, रिपोर्ट का तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, फिर भी बच्चे गलती क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग नहीं देते, ना डेट लिखते हैं ना प्लेस लिखते हैं। ठीक है, रिटर्न लाइक एन एसे, ये बहुत बार होता है। बच्चों के लेटर, सॉरी, बच्चों के रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आपको क्या लगेगा कि ऐसे के फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, तो रिपोर्ट जो है वो किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करना होता है। सारे के सारे जो WH होते हैं ना वो आपको डिस्क्राइब करने हैं कहाँ पर, रिपोर्ट में। जो भी इवेंट है वो कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, कौन कौन प्रेजेंट थे, तो जितने भी WH है वो सारे के सारे आपको रिपोर्ट में क्या करने हैं, मेंशन करने हैं। ये उसका एक करेक्ट टाइप है लिखने का। उसका फॉर्मेट क्या है, तो सबसे पहले आपने हेडिंग दी, देन बाय लाइन, उसके बाद डेट और प्लेस। ठीक है, फिर हमारे जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ कितने, मतलब कैसे होने चाहिए, एकदम क्लियर। और हमारा जो टेंस रहेगा ना बेटा रिपोर्ट का, वो टेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, पास्ट टेंस ही होना चाहिए। ये लिख लो या तो फिट कर लो दिमाग में कि जब भी हम लोग रिपोर्ट लिख रहे हैं तो कौन से टेंस में लिख रहे हैं, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में ही, सिंपल पास्ट टेंस में ही आपको रिपोर्ट लिखना है, क्योंकि वो इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, यू ओनली रिपोर्टिंग इट। ठीक है, तो ये टेंस भी कई बार बच्चे प्रेजेंट टेंस लिख लेते हैं, फ्यूचर टेंस लिख लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं। तो प्लीज इस गलती को दोबारा आप ना करें। ठीक है, तो इतनी चीज आप लोगों को याद रखनी है जो आपका फॉर्मेट बेस्ड राइटिंग है उसमें। लेटर है तो लेटर का फॉर्मेट देख लो अच्छे से, रिपोर्ट है रिपोर्ट का फॉर्मेट, जितना भी फॉर्मेट बेस्ड राइटिंग आपको आने वाला है वो आपके समझ लो कैश मार्क्स होते हैं। ठीक है, कैश क्रॉप जैसे होते हैं ना, वैसे ये कैश मार्क्स है कि डायरेक्ट आपको मिलेंगे। सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करने से आपके काफी सारे मार्क्स जो है वो आप क्या कर सकते हैं,
ले सकते हैं, ठीक है। देन बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर मिस्टेक्स, है ना। ग्रामर सेशन में हम क्या क्या चीजें हैं जो करके आते हैं और मार्क्स हमारे जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, टेंसेस, वॉइस, प्रीपोजिशंस, ये सारी चीजें ऐसी है कि जहां पर हमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत ही केयरफुली हमें क्या करना होता है, यहाँ पर आंसर करने होते हैं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ प्रैक्टिस्ड प्रॉपरली, इफ प्रैक्टिस्ड प्रॉपरली, ठीक है। अगर आपने ग्रामर पूरे साल तगड़ी मेहनत की है ना, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आती। पर अगर ग्रामर आपने ठीक से नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पर गलती के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। चलिए, सबसे पहली एरर हम देख लेते हैं। यहाँ पर कौन सी एरर है? टेंस एरर। टेंस तो बेटा मैं क्या बोलूं आप लोगों को कि हर, चाहे आप वो कोई भी सेक्शन लिख रहे हो, हर एक सेक्शन में अगर आपको टेंस आते हैं ना, तो समझ लो आपने आधी जंग जीत ली है। क्यों? क्योंकि हम आंसर फॉर्मेट करते हैं, उसमें भी हमें टेंस यूज होते हैं ना। कब क्या हुआ था ये सब, अगर ओन वर्ड्स में हम आंसर लिखते हैं, तो ओन वर्ड्स में क्या करना पड़ेगा? आंसर्स के लिए टेंस पता होने चाहिए ना, कि वे कहानी अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो कैसे, कहाँ और कौन सी टोन में, टेंस में हुई, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर अगर हमको ये क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, तो क्रिएटिव राइटिंग में भी टेंस इंपॉर्टेंट है, ग्रामर में तो है ही। तो टेंस एरर ना हर जगह परेशान करती है। तो ये एरर अवॉइड करने के लिए बेहतर है आप टेंस की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओ, ठीक है। अच्छे से करके जाना मतलब एक बार जितने भी टेंसेस है वो देख के जाओ। देखना क्या है? तो टेंसेस के जो फॉर्मेट होते हैं ना, हमारा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला जो फॉर्मेट होता है, यहाँ पर वर्ब जो है ना, वो वर्ब जनरली क्या होता है? वेरीफाई करता है हर एक टेंस, ठीक है। जैसे कि हमारे अगर सिंपल टेंसेस है, तो सिंपल टेंसेस में हम टू डू यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंसेस है, तो कंटिन्यूअस टेंसेस में हम टू बी के फॉर्म्स यूज करते हैं प्लस आईएनजी यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हमारे परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस में हम टू हैव के फॉर्म यूज करते हैं और प्लस हम V3 या तो हम बोल सकते हैं कि जो पास्ट पार्टिसिपल है वो यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? ये आपका फॉर्मेट हो गया। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू टेंस वो क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। अगर सिंपल में प्रेजेंट टेंस है, तो डू या डज यूज करेंगे हम, ठीक है। पास्ट टेंस है तो क्या यूज करेंगे हम? डिड यूज करेंगे, ठीक है। और अगर सिंपल फ्यूचर की बात करें तो वो तो मॉडल ऑक्सिलरी है, तो विल शैल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखती है। जैसे कंटिन्यूअस में टू बी के फॉर्म है, तो वो भी प्रेजेंट टेंस में क्या होंगे? या इज, एम और आर, ठीक है। पास्ट में क्या होगा? तो या तो वॉज या तो विल। कितना इजी है ये, ठीक है। और अगर फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में हम बी प्लस आईएनजी यूज करते हैं। इन सबके बाद आईएनजी तो होगा कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो। देन अगर हमारे परफेक्ट टेंसेस है, तो परफेक्ट टेंसेस में क्या होता है? जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पर हैव, हैज प्लस हमारा जो भी V3 है वो, अगर हमारा वो पास्ट है तो हेड प्लस V3, ठीक है। तो ये हमारे टेंस के स्ट्रक्चर हो गए। इतना आपको याद रखना है। फ्यूचर टेंस है तो फिर क्या होगा? विल प्लस हैव प्लस V3। बस इतनी सी चीजें हमें याद रखनी है टेंस के स्ट्रक्चर में, और ये इतना हमने याद कर लिया तो हमारा टेंस के एरर इम्पॉसिबल है कि हो, ठीक है। तो टेंस को अच्छे से एक बार आप देख के चलो। समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फटाफट से देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। शी गो टू स्कूल एवरी डे। अब हमें पता है कि शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है,
डेली है, ठीक है, तो डेली मीन्स हमारा जो रोजिंदा काम है वो दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो शी इज थर्ड पर्सन और उसके साथ तो हम डज यूज करते हैं, सो शी गोज, ये हमारा करेक्शन हो गया, ठीक है। आई एम लिविंग हियर सिंस 2020, ठीक है, तो यहाँ पर सिंस है बेटा, हमें पता है सिंस और फॉर जब यूज करते हैं तो कौन सा टेंस होता है, वो कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस है ना। तो आई हैव बीन लिविंग, ये हमारा करेक्ट टेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया, सिंस और फोर। ये सारे ना ट्रिक्स हैं जो हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए पर अभी अवॉइड करते हैं, है ना। सिंस और फोर देखा तो हमें पता होना चाहिए कि ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, हैव बीन लिविंग जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारे टेंस के एरर होते हैं या मिस्टेक्स होती है जो हम खुद करके आते हैं। अब क्या है सेकेंड मिस्टेक हमारी ग्रामर में, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो हमने अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। क्या होता है बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब अगर हमारा नाउन जो है वो सिंगुलर है तो सामने वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर, ठीक है। अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। बस यही चीज होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो आपको ध्यान में रखनी होती है। देखो बॉयज इज प्लेइंग, नाउन इज प्लूरल, तो हमारा वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। तो इज तो सिंगुलर है तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, आर। बॉयज आर प्लेइंग, आया समझ में। देन ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बुक्स, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यानी हम यहाँ पर इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हैज। हर एक बच्चे के पास, बच्चों के पास नहीं, हर एक बच्चे के पास किताबें हैं। आया समझ में। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये दो चीज जो हम जानबूझ के तो नहीं करना चाहते पर हमसे हो जाती है क्योंकि हमें अच्छे से पता नहीं है कि करना क्या है, पर अब मैंने बता दिया कि क्या करना है। टेंस के जो भी हमारे स्ट्रक्चर थे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्रीपोजिशन एरर, ठीक है। प्रीपोजिशन एरर बहुत ही कॉमन, जो हम लिखते टाइम कर देते हैं, ठीक है। ही इज मैरिड विथ हर, ठीक है, यहाँ पर विथ नहीं होगा, मैरिड टू हर। प्रीपोजिशन एरर, ये जब हमने एरर करेक्शन किया था ना तो ये सारी चीजें हमने ध्यान से पढ़ी थी, है ना। शी इज गुड इन इंग्लिश, नो शी इज गुड एट इंग्लिश। तो जब हम लिख रहे हैं ना तो हमारे शब्द थोड़े एडवांस्ड होने चाहिए ताकि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर लगे बोलने में भी और समझने में, ठीक है, और पढ़ने में भी मजा आना चाहिए। इतना समझ आया, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं आर्टिकल मिस्टेक्स, ठीक है। आर्टिकल्स में भी हम लोग क्या करते हैं, गलती कर लेते हैं। अब ये तो बहुत ही आपको लगेगा कि मैम छोटे बच्चों वाली चीज है ये तो, है ना, पर हम कर देते हैं फिर भी गलती। ही इज ऑनेस्ट मैन, नहीं, साउंड इज ओ, ठीक है, तो ओ है तो हम क्या बोलेंगे, एन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। द सन राइजेस इन ईस्ट, राइट। तो ईस्ट क्या है बेटा, डायरेक्शन है, और ध के रूल मैंने आपको सिखाया कि कब ध यूज करते हैं, तो ये तो डायरेक्शन है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। समझ में आ रहा है। ओके अब इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, वॉइस एंड ट्रांसफॉर्मेशन एरर्स, जो हम ना आंसर लिखते टाइम भी बहुत बार कर देते हैं, ठीक है। आंसर लिखते टाइम बहुत बार कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि जब हमें कौन सा स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करना है कि जहाँ पैसिव यूज करना है वहां पर यूज करते करते कुछ और ही सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। जैसे कि वॉइस में दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो
अब जैसे मैंने बोला था कि नोटिस है और कि जितने भी कुछ फॉर्मल चीजें हैं या तो कुछ ऐसे आंसर्स है जिसको हम कहाँ पर पैसिव वॉइस में लिखेंगे, तो यहाँ पर ये चीज काम आएगी, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। ठीक है, अब ये क्या है, तो क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम कैसे पता लगाएंगे, जब हम व्हाट से या तो हुम से क्वेश्चन करेंगे तब हमें क्या पता चलेगा, हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो अल्टीमेटली हम ये जो हमारे रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आर प्लेइंग। अब दे तो प्लूरल नाउन है इसलिए हमने क्या लिखा, आर, पर क्रिकेट तो सिंगुलर नाम है, नाउन है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो क्रिकेट इज, अब आईएनजी है तो कंटिन्यूअस टेंस का रूल है कि बीइंग हमें लिखना है। ठीक है, द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, एक्टिव पैसिव के लिए भी हमने डिटेल वीडियो डाली है, एक बार आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके लिए भी हमने पूरा एक वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर बनाया हुआ है। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज गो देयर एंड चेक। चल, ही सेड आई एम हैप्पी। अब यहाँ पर देखो इनवर्टेड कॉमास जो है वो तो हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। सेड दैट ही वाज हैप्पी। ठीक है, टेंस चेंज किया, प्रोनाउन चेंज किए, ये सारी चीजें की हमने किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। ग्रामर में आप जितनी एक्यूरेसी रखेंगे उतने, ग्रामर भी कैश मार्क्स ही है बेटा, पर कब, जब आपके पास एक्यूरेसी है तब। ठीक है, ग्रामर में ऐसी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है जो आप ना कर सको या बहुत डिफिकल्ट है, बस ये है कि हम सही मेथड जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। सही मेथड से अगर किया जाए तो ये सेक्शन जो है वो इजीएस्ट सेक्शन बन सकता है, बट यू नीड जस्ट अ प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिटरेचर सेक्शन। ठीक है, लिटरेचर सेक्शन में क्या गलती करते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो आंसर प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो ही हम कैसी रखते हैं, पुअर, है ना। मैंने पहले भी बोला है कि आपकी पहली इंप्रेशन ही क्या है, आपका प्रेजेंटेशन। तो आपकी आंसर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव, अट्रैक्टिव, तभी आप लिटरेचर में क्या कर सकते हो, मार्क्स गेन कर सकते हो। सबसे पहले मिस्टेक हमारी, राइटिंग फुल स्टोरी इंस्टेड ऑफ आंसर। बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि हमें तो आंसर नहीं आता, चलो स्टोरी लिख के आ जाते हैं, है ना। ऐसा करना नहीं है, मैंने पहले भी सिखाया है। ये आपका आंसर है, आपने यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा, ऑथर का नाम लिखा, इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद भी अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो यू हैव टू राइट इन अ पॉइंट। ठीक है, आंसर आपको किस तरह से लिखने हैं, पैराग्राफ में तो नहीं ही लिखने हैं, आपको आंसर पॉइंट्स में लिखने हैं। ठीक है, और उसमें भी आपके जो कीवर्ड्स हैं या इंपॉर्टेंट आइडिया है या सेंट्रल आइडिया ऑफ द आंसर है, उसको आप क्या करेंगे, अंडरलाइन। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। देखो, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लेसन। ठीक है, तो आप क्या कहते हो, पूरी की पूरी स्टोरी की समरी लिख के आते हैं, पर वो नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, द सेंट्रल थीम ऑफ द लेसन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, है ना। जो पूरी कहानी आपको बताई गई है वो किस बेसिस पर है, ठीक है, क्यों आपको ये कहानी दी गई, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया। और ये सारे चैप्टर्स जब हमने पढ़े तो हमने सभी के सेंट्रल आइडियाज जो है वो देखे हैं, वो पढ़े हैं, तो आप सबको मालूम होने चाहिए वो। ठीक है, कि इम्पोर्टेंस ऑफ, सॉरी मतलब जो हमारी थीम है वो यहाँ पर क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, तो ये आपको लिखना है। पूरी स्टोरी क्या है वो आपसे पूछा गया नहीं है, समझ आया। ठीक है, दूसरी चीज, हम बहुत ही शॉर्ट आंसर्स लिख के आते हैं। ठीक है, जैसे 4 मार्क्स के आंसर है तो 2-3 लाइन लिखी और खत्म, नहीं। 4 मार्क्स के आंसर है तो उसको उतना जस्टिस तो दो, उतने एटलीस्ट 4 से 6 पॉइंट्स तो लिख के आओ आप। ठीक है, क्या करना है आपको, 4 मार्क्स में अगर आपका आंसर है
तो आपको एटलीस्ट 5 से 6 मीनिंगफुल पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं। देखो पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ मत लिखना, पैराग्राफ राइटिंग अवॉइड बने उतना, ऐसे में ही आप पैराग्राफ लिखो, पर बाकी के आंसर्स जो हैं वो मेहरबानी करके लिटरेचर के आंसर्स आपको पॉइंट्स में ही लिखने हैं, और उस पॉइंट्स में भी आपको कीवर्ड्स जो है वो अंडरलाइन करने हैं। यहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन एकदम उभर के आएगी, है ना, बहुत अच्छे से आपका पेपर दिखेगा। आप खुद एक बार लिख के ट्राई कर सकते हो, यू विल रियलाइज कि भाई आप पहले जो पैराग्राफ में लिखते थे और अब आप पॉइंट्स में लिख रहे हो उसमें कितना डिफरेंस है। कौन सा पेपर अच्छा लगेगा वो आप खुद डिसाइड कर लेना, ठीक है। देन हमारी तीसरी मिस्टेक और इंपॉर्टेंट मिस्टेक क्या, नो कीवर्ड्स। आंसर में कोई कीवर्ड्स जो है वो हम लिखते ही नहीं है। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आंसर लिखना है, ठीक है। एग्जामिनर चेक कीवर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, है ना। तो कीवर्ड्स जो है वो एग्जामिनर क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई ये आंसर है इस चैप्टर में से, तो यहाँ पर वर्ड्स ऐसे लिखने चाहिए, वो हम नहीं लिखते, तो ऐसा मत। सबसे पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद थीम, फिर मैसेज, फिर कैरेक्टर ट्रेट्स, और फिर इंपॉर्टेंट इवेंट। अगर आपका आंसर बड़ा है, ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स डिवाइड कर सकते हैं। हमें पॉइंट में लिखना है ना, तो आप इस तरह से क्या करो, पॉइंट को डिवाइड कर दो। तो आपका आंसर जो हम मांग रहे हैं ना 5-6 पॉइंट या 6-7 पॉइंट, तो वो इजीली यहाँ पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इससे आपका आंसर भी अच्छा लगेगा, पॉइंट का पॉइंट आपने लिख लिया, और एग्जामिनर को क्या मिल गया, कीवर्ड्स। मार्क्स कटने के लो चांसेस। सब कुछ तो आपने लिख दिया, पॉइंट में लिखा, कीवर्ड्स में लिखा, जो क्वेश्चन पूछा था उसका टू द पॉइंट आंसर लिखा, तो फिर मार्क्स कटने के चांसेस कैसे हो गए, बहुत कम, अनलेस यू आर डूइंग एनी ग्रामर मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। उसके बाद अगर कैरेक्टर स्केच है, ठीक है, तो कैरेक्टर स्केच हम अच्छे से नहीं देते। भाई चैप्टर में आपको कोई कैरेक्टर है, उसको उसका इंपॉर्टेंस दिया है, तो वो किस तरह से दिया है वो आपको चेक करना है, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रमन इज गुड बॉय, तो वो नहीं लिखना है, क्यों, करेक्ट क्या है, किस तरह से गुड बॉय है, वो ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, डिटरमाइंड है, और कभी भी लोगों को डिफिकल्टीज देता, ठीक है। तो ये सारे उसके कैरेक्टर है, उसको मेंशन करो। गुड बॉय बोला गया है तो कौन से मैनर में बोला गया है, उसको कैरेक्टर स्केच बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 लाइन लिख दिया और डिस्क्राइब कर दिया, नहीं, उसके जितनी भी चीज आपको लेसन में दी गई है कि भाई यहाँ पर उसकी कुछ क्वालिटी है, वो आपको यहाँ पर क्या करनी है, चाहे वो उसका अपीयरेंस हो, चाहे वो उसका नेचर हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज आपको कैरेक्टर स्केच में जो है वो प्रोवाइड करनी रहेगी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग मिस्टेक। ये तो आप कोई भी सेक्शन में करोगे, है ना, चाहे वो लिटरेचर हो, राइटिंग हो, अनसिन हो, स्पेलिंग्स, जो स्पेलिंग आता है वही स्पेलिंग लिखो, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम में हमें अपना कोई शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जो स्पेलिंग, अगर सिनोनिम्स आते हैं तो वो लिखो, स्पेलिंग नहीं याद है तो याद करो उसके, या तो करेक्ट स्पेलिंग याद करो, या तो आप याद कर सकते हो कि उसके जैसा मीनिंग कौन से वर्ड्स का है, तो वो आप लिखो, ठीक है। देखो कौन से वर्ड्स हैं जो जनरली हम क्या करते हैं, मिसस्पेल करते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंट, गवर्नमेंट, सेपरेट, है ना, एग्जाम में होता है। देखो ये तो एग्जाम प्रेशर ही ऐसा है, ये एग्जाम प्रेशर चीज ही ऐसी है कि कहीं से कुछ भी गलत हम कर सकते हैं, है ना। वो प्रेशर में अगर सही आता होगा ना तो भी हम भूल जाते हैं। एनवायरमेंट के स्पेलिंग में कभी एन भूल गए, ओ भूल गए, ये सारी चीजें होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होनी चाहिए, तो ह्यूमन नेचर, अगर आप नर्वस है, ठीक है, थोड़े से घबराए हुए हैं, किसी और क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो और किसी और का आंसर लिख रहे हो, तो ये चीज होनी ही होनी है कि भाई गलती से आपके स्पेलिंग जो है वो गलत हो जाएंगे। पर
अटेंटिव बनकर आपको क्या करना है, आपको आंसर लिखना है, और ये सारे जो मिस्टेक्स है ना उसको क्या कर सकते हैं हम, अवॉइड कर सकते हैं। आया समझ में? स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसके लिए आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। जितना राइटिंग प्रैक्टिस होगा, रीडिंग प्रैक्टिस होगा, उतने ही आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या होंगे, अवॉइड। ठीक है? या तो आपको लगता है कि भाई ये स्पेलिंग नहीं आ रहा, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द स्पेलिंग, प्लीज उसका सिनोनिम लिख दो। ठीक है? जैसे मैं बच्चों को कई बार बोलती हूँ कि इफ और वेदर होता है तो चूज इफ, वेदर का स्पेलिंग। कई बार बच्चे दो वेदर में से गलती कर बैठते हैं कि भाई ये वाले वेदर का स्पेलिंग लिख दिया, है ना? तो ऐसी सारी चीजें जो जिसका सिनोनिम इजी है आप वो यूज कर लो, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो अवॉइड कर सकते हो। ठीक है? अगर आपके अभी तो बोर्ड्स चल रहे हैं तो ये नहीं बोल सकते, बट पूरे साल आपको इसी तरह से डेली जो 5 डिफिकल्ट वर्ड्स है वो 5 डिफिकल्ट वर्ड्स जो है आपको तैयार करने हैं। तो ऐसा करते करते आपने पूरे साल में अच्छी ऐसी वोकैबुलरी इकट्ठा कर ली होती, अगर ऐसा किया होता तो। ठीक है? तो इतने जो हमारे थे ना वो राइटिंग मिस्टेक्स थे जो हम कॉमनली करते हैं, उसको किस तरह से अवॉइड करना है वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है? अब प्रेजेंटेशन में, क्योंकि मैंने बोला वैसे प्रेजेंटेशन आपके पेपर का आपकी पहली इंप्रेशन है। ठीक है? तो आपकी पहली इंप्रेशन जो है वो अच्छी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली हमारी गलती क्या, अनटाइडी हैंडराइटिंग, खराब अक्षर मेरी तरह। दूसरा है नो मार्क्स, जगह नहीं छोड़ते हम लोग गलती को करेक्ट करने के लिए। जैसे पहले वाला अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने वहां पर आपको बताया है कि आप आंसर्स में कितनी लाइन स्किप कर सकते हो। ठीक है? ऐसे में किस तरह से आप प्रेजेंटेशन मार्जिन कितना छोड़ना है, 2 वर्ड्स के बीच में कितनी लाइन होनी चाहिए, ये सारी चीज इससे पहले वाले वीडियो में जो हमारा लाइव सेशन था इंग्लिश ग्रामर का वहां पर है, तो एक बार जाके वो चेक कर लो। ठीक है? नो क्वेश्चन नंबर्स, कई बार ना बच्चे सिर्फ आंसर ऐसा करके सेक्शन के नंबर भी अच्छे से नहीं देते हैं। ठीक है? तो वो सब कुछ अवॉइड करो, बहुत शांति से नीट एंड क्लीन पेपर, अच्छे से हैंडराइटिंग में थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के अच्छे अच्छे से नंबर, मतलब वेरीफाई करो। आप जब भी आंसर लिख रहे हो ना तो उस चीज को वेरीफाई करो कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 3 है और मैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही आंसर लिख रहा हूं या लिख रही हूँ। ठीक है? और ओवर राइटिंग, मैं बहुत बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि ज्यादा लिखने पर, ज्यादा पेज भरने पर ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, इधर से बाहर आ जाओ। ठीक है? आपको टू द पॉइंट ही आंसर्स लिखने हैं, जितनी जरूरत हो उतना ही लिखो। ज्यादा लिखने से टाइम वेस्ट होता है और उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते नहीं है। सो अवॉइड ओवर राइटिंग, चेकर भी बोर हो जाएगा, तो ऐसा करना नहीं है। आई समझ? चलो, अब ये जो चीज है उसको किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती है ना? बहुत इजी है, छोटे छोटे स्टेप्स है। अगर ये छोटे छोटे स्टेप्स हमने पेपर में फॉलो किए तो डेफिनेटली हमारे जो स्कोर है वो बढ़ने ही वाले हैं। सबसे पहले ड्राइंग मार्जिन, चलिए हम समझते हैं ड्राइंग मार्जिन क्या होता है। यहां पर आपको ऑलरेडी मार्जिन दिया गया है। बहुत सारे बच्चे हैं ना ऐसे होते हैं जो लिखना इधर से शुरू करते हैं, ऐसे 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 उनकी गाड़ी इधर तक आती है। ठीक है? तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। उसके लिए तो यहाँ पर मार्जिन है कि भाई अगर आप पैराग्राफ बना रहे हो तो यहाँ से लिखा, यहाँ पर ही क्या हुआ, खत्म हुआ। अगर ऐसा लग रहा है कि भाई पीछे भी ऐसा हो रहा है तो बहुत ऐसे छोटी सी लाइन आप इधर भी खींच सकते हैं, है ना? तो आपका जो पेपर है वो एकदम सेंटर में लगेगा, आपके जो आंसर्स है वो पेपर के जो आपका पेज है उसके सेंटर में लगेंगे, तो वो एक प्रेजेंटेशन अच्छा बनेगा। पर यहाँ पीछे बहुत सारी, मैं तो अवॉइड करो, आप अपने हिसाब से आप इसे ही राइटिंग प्रैक्टिस करो कि आपको ये मार्जिन बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है? अगर नहीं हो रहा है तब भी ये छोटा सा मार्जिन बनाओ, वरना एक मार्जिन से आपका पेपर बहुत अच्छा दिख सकता है।
अगर आप पॉइंट में आंसर लिख रहे हो, दो शब्दों के बीच में अच्छे से गैप रख रहे हो तो ठीक है। राइट क्लियरली, है ना। बहुत सारे लोग जैसे यहाँ पर है ऐसा लिख लेते हैं। अब क्या होता है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। अगर आपको लिखना है तो अच्छे से लिखो ना। यू कैन सी द डिफरेंस, ठीक है। हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है पर जो अल्फाबेट्स है वो तो क्लियरली दिख रहे हैं। यहाँ पर तो क्या खिचड़ी की है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके मार्क्स कटेंगे बेटा। तो क्लियर राइटिंग रखो। दो वर्ड्स के बीच, दो अल्फाबेट्स के बीच कितनी स्पेस होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू योर हैंड राइटिंग ये आप डिसाइड करेंगे। किसी के बड़े हैंड राइटिंग होते हैं तो उस तरह से गैप रखते हैं, किसी के बहुत छोटे छोटे हैंड राइटिंग होते हैं तो वो इस तरह से गैप रखते हैं। पर क्लैरिटी होनी जरूरी है कि किस तरह से आंसर जो है वो क्लियरली पढ़ सके, ठीक है। देन लिविंग स्पेस बिटवीन आंसर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आंसर 1 है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, एक या दो लाइन स्किप करो उसके बाद आंसर 2 शुरू करो। तो आंसर्स के बीच में गैप बना रहेगा, वो पेपर में अच्छा दिखेगा। कभी मिस्टेक है, मान लो ये लास्ट लाइन में कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पर हम उसको क्या कर सकते कर सकते हैं, फिर भी एक लाइन हमारे पास है तो एटलीस्ट 2 लाइन तो आप स्किप करो, 2 आंसर के बीच में, ज्यादा नहीं करनी है ना। 4-5 लाइन नहीं छोड़े, बीच में पूरा आंसर दूसरा नहीं लिखना है, 2 लाइन आप स्किप करो, ठीक है। देन माय मोस्ट 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 फेवरेट अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेपर के शुरुआत से लेकर एंड तक लास्ट के जो 20 मिनट्स होते हैं ना, वहां पर आपको क्या करना है, अंडरलाइन करते जाना है। सारा पेपर नहीं रंगना है, आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है या इंपॉर्टेंट लाइंस जो है, पॉइंट्स जो है उसको अंडरलाइन करना है। आपका पेपर ग्लोरीफाई होगा, बहुत सुंदर लगेगी। आपका जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो काफी सुंदर लगेगा, ठीक है। तो ये चीज एक आप करें, ठीक है। प्रेजेंटेशन कैन इम्प्रूव 5-7 मार्क्स। अच्छे से प्रेजेंट किया ना तो आई बेट यू कि आप जितना सोच के आए हो ना उससे ज्यादा ही मार्क्स मिलने हैं। ये डिपेंड करता है कि हर एक सेक्शन वाइज आपने अपने आंसर्स को किस तरह प्रेजेंट किया है ना। एक आर्टिस्ट की तरह पेपर लिखो। लिटरेचर का पेपर तो अच्छे से एक आर्टिस्ट बन के ही लिखना होता है ना, मतलब ड्राइंग नहीं करनी होती है पेपर में। और प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि पेपर देख के मन खुश हो जाए कि वाह क्या पेपर लिखा है, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट ना। ऐसे लिखने में 2 घंटे लगा दिए, अब पूरा पेपर लिखने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही बचा है। तो ये जो मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम है ना, ये अवॉइड होना, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, पेपर हाथ में लेते हैं और 1 घंटा सिर्फ रीड करते, ये पैराग्राफ ये क्वेश्चन, नहीं। एक सेक्शन लो, उसको रीड करो, फिर आंसर लिखो, फिर दूसरा सेक्शन, देन रीड, देन आंसर, ठीक है। लिविंग राइटिंग सेक्शन इन, कि 1 घंटा आप पेपर ही पढ़ोगे तो क्या होगा, फिर पीछे का जो सेक्शन है वो छूट ही जाएगा। जो हमारा लेंदी सेक्शन है वही हम छोड़ के आएंगे जहां पर हमें मार्क्स ज्यादा स्कोर करने हैं। देन नो रिविजन टाइम, पेपर को इस तरह से मैनेज करो कि पूरा पेपर लिख दो तो लास्ट में एटलीस्ट आपके पास 15 से 20 मिनट्स जो वो रिविजन के हो, ठीक है। अगर इतना नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 10 मिनट्स तो है वो रिविजन के होने ही चाहिए। पेपर चेकर आपके पास, ये जो इन्विजिलेटर है आपके पास, पेपर लेने आए उससे पहले यू शुड बी नहीं, यू मस्ट बी फ्री। ये सब कुछ करके आपकी जो आंसर शीट है वो अच्छे से टाई करके, पूरा पेपर आपने 2 बार चेक किया है, स्पेलिंग एरर्स चेक किए हैं, अंडरलाइन किया है, सब कुछ चेक करके आप बैठे होने चाहिए, तो ही वो आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कहलाएगा, ठीक है। चलो
यहाँ पर हम आपको एक एवरेज क्या दे रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। 3 आवर प्लान। रीडिंग सेक्शन है उसके लिए 40 मिनट्स, ठीक है। राइटिंग सेक्शन के लिए 50 मिनट्स, क्योंकि बेटा ऐसे लेटर वगैरह लिखना होता है तो उतना तो आपको चाहिए। यहाँ पर आई वुड से कि 60 मिनट्स जो है आपके राइटिंग सेक्शन को मिलनी ही चाहिए, ठीक है। ग्रामर सेक्शन शुड बी इन 25 मिनट्स। अच्छे से ग्रामर प्रैक्टिस करके जाओ, आराम से 20 से 25 मिनट में आप पूरा का पूरा ग्रामर जो है वो खत्म कर लोगे। और लिटरेचर और रीडिंग को हमने दिए, ये दोनों मिलाकर आप समझ लो कि ये वाला सेक्शन, सॉरी ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन मिला के 1.5 आवर, ठीक है। तो ये समझ लो 1.5 आवर ये, 1 आवर ये, 2.5 घंटे हो गए, 25 मिनट्स ये। फिर भी आपके पास तो टाइम बचे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पेपर प्लान करना है। और ये चीज आप पेपर देखने के बाद नहीं, घर से ही करके जाओगे कि इतना मेरा टाइमिंग होना चाहिए, ठीक है। और रिवीजन के लिए आपको लास्ट 20 to 25 मिनट्स जो है वो मिलने ही चाहिए, तभी आप अपना पूरा पेपर अच्छे से, जितना लिखा है ना वो सब आपको दोबारा चेक करना है। समझ में आया? पक्का? आई होप आप ये सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे, एटलीस्ट लिटरेचर के पेपर के टाइम में तो सही ही, ठीक है। चलिए, अब किस तरह से आप लोगों को आपके जो मिस्टेक्स है वो अवॉइड करनी है, ठीक है। सबसे पहले आगे के जो 2 महीने होते हैं उन 2 महीनों में आपको क्या करना है, लास्ट 5 years के पेपर्स जो है वो सॉल्व करने, ठीक है। वो पेपर सॉल्व करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट आपको ही पता चलेगा कि भाई किस तरह से आपने क्या किया है, टाइम जो है वो मैनेज। देन एटलीस्ट 3 फुल लेंथ पेपर्स जो है वो प्रैक्टिस करो, लिखने की बने उतनी प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आप टाइम पर पेपर खत्म कर पाओगे और अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में, ठीक है। रिवाइज ग्रामर डेली, जो हम नहीं करते हैं, पर मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते हो। एटलीस्ट गिव 30 मिनट्स डेली टू योर ग्रामर पोर्शन। रोज 10 मिनट टेंस करो, 10 मिनट वॉइस करो, तो इजीली आप क्या कर सकते हो, आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो ग्रामर सेक्शन 20 to 25 मिनट्स में खत्म कर सकते हो, पर ये करना जरूरी है। देन मेमोराइज फॉर्मेट, जो हमने सबसे पहला भी देखा, लेटर है, रिपोर्ट है, उन सबके फॉर्मेट देख लो एक बार, ठीक है। तो फॉर्मेट देखोगे, जितना ज्यादा फॉर्मेट देखोगे ना, जितनी प्रैक्टिस करी है उतना आपको ये सारी चीजें इजी लगेगी। देन फोकस ऑन नीट प्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी मैं इधर प्रेजेंटेशन बिगाड़ रही हूँ, आपको नहीं करना है, आपको पेपर अच्छे से लिखना है, ठीक है। डे 1 से मैंने ऐसे बोला है, पेपर अच्छे से पॉइंट में आंसर लिखो, अंडरलाइन करो, पॉइंट में आंसर लिखो, अंडरलाइन करो, ये ऐसे ही नहीं बोला है, ठीक है। स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट ना, ये बहुत जरूरी है। आप अच्छे से तैयारी करके गए हैं और वहां पे जाके ही आप एकदम से डर जाए कि अरे ये तो बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड ही है, कोई जेल नहीं है, ठीक है। कोई ने आपके सर पे बंदूक नहीं रखे, आराम से पेपर लिखो, टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है, उसके बाद आप पेपर लिखना शुरू करो, है ना। आराम से सोचते सोचते लिखोगे तो कोई डरने की जरूरत नहीं, पेपर बहुत अच्छे से लिख पाओगे। इसीलिए एक एक सेक्शन जो है वो क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आंसर लिखते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आंसर लिखते जाओ, इजीली आपका पेपर है वो 3 घंटे कैसे खत्म हो जाएगी एकदम अच्छे से, आप हंसते हंसते ही एग्जाम हॉल के बाहर आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और हाँ, एक चीज के आप अपनी स्लीपिंग साइकिल जरा जो है वो मेंटेन रखेगा ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक है। फिर ऐसा ना हो कि पूरी रात पढ़ के आए हो, सुबह सब आता है पर आंखों में इतनी नींद है कि आप पेपर ही अच्छे से ना लिख पाओ। तो ये चीज आपको मेंटेन करनी है, ठीक है, ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, ठीक है। चल, और दूसरी चीज, एग्जाम के पहले पहले आपको क्या करना है, एक रात पहले हम जो सब लेके बैठते हैं ना 4-5 किताबें, उसके जगह हम क्या करेंगे, तो एक चेकलिस्ट बना लो। सबसे पहले फॉर्मेट हो गए,
चलो, देन ग्रामर रूल्स हमने देख लिए। मैं तो क्या बोल रहा हूँ पता है, इंग्लिश के लिए ना ऐसे 2-3 पेपर ले लो, ठीक है। एक पेपर में फॉर्मेट, ठीक है, दूसरे में ग्रामर के रूल्स, टेंसेस वगैरह, तीसरे में लिटरेचर का वो कुछ ऑथर्स के नाम वगैरह ऐसा, और आपके जो भी प्रैक्टिस पैड है या तो जो आपका स्टडी टेबल है वहां पर लगा दो, देखते जाओ, तो इजीली आप क्या कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। हैंड राइटिंग इम्प्रूव करो, ठीक है। नीट एंड क्लीन पेपर दिखना चाहिए। स्लीप प्रॉपरली बिफोर एग्जाम, ना एक बार ऐसा हुआ था, मेरी एक दोस्त थी, उसने क्या किया, अच्छे से इकोनॉमिक्स का पेपर था हमारा, अच्छे से वो ना सब कुछ पढ़ के आई, पूरी रात जग के 5:30 बजे तक वो जागी, और एक डिफरेंस लिखना था, पूरा डिफरेंस ने अच्छे से लिखा, पर सिर्फ नाम इधर से उधर हो गए। तो उसके बेचारे का 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो क्या हो गया। तो वो हमसे ना हो, है ना। इसीलिए जो हमारा यहाँ स्लीपिंग साइकिल है उसको मेंटेन रखना ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है, ऐसा हमने बोला है आपको, आप सभी बच्चों को। पर कब, कंडीशन है ना उसकी भी कुछ, क्या कंडीशन है, अगर आप ये सारी कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सिली मिस्टेक्स है, आज हमने जो भी डिस्कस किया ना वो बहुत ही सिली मिस्टेक्स है, ये सब आप अवॉइड करो, ठीक है। करेक्ट फॉर्मेट जो है वो आप फॉलो करेंगे, ठीक है, और अच्छे से क्लियर आंसर लिखेंगे, टाइम जो है वो अच्छे से मैनेज करेंगे, और अपनी प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन रखेंगे, तो इंग्लिश का पेपर आपका सुपर से ऊपर जाएगा। समझ आ रही है, सुपर से ऊपर वाला परफॉर्मेंस देना है आपको। देन आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्मार्ट प्रिपरेशन, जैसे मैंने बोला, ये सारी चीजें फॉलो करोगे ना तो इजीली आपका पेपर ऐसे ही अच्छा चला जाएगा, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस और स्मार्ट प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन, इससे आप इंग्लिश में आराम से 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैंने भी मेरे बोर्ड्स के एग्जाम में यही चीजें फॉलो की है, एंड आई गॉट द रिजल्ट 90+ मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, ठीक है। चलिए, थोड़ी और बात कर लेते हैं आपके कॉन्फिडेंस पर, थोड़ी और आपको मैं मोटिवेशनल स्पीच दे दूं। देखो, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, पेपर हाथ में आया, ऑलवेज रीड द एंटायर क्वेश्चन पेपर 10 मिनट्स बिफोर स्टार्टिंग। आपको 10 मिनट पहले पेपर देते ही इसलिए बोर्ड्स में कि आप क्या करो, पहले पूरा पेपर देख लो, ठीक है। अटेम्प्ट द सेक्शन यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट इन फर्स्ट, आपको जो सेक्शन सबसे इजी लगता है सबसे पहले वहीं से शुरू करो, वहीं से शुरू करो, तभी आप क्या लिखते लिखते ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे, हाँ ये तो आता है, ये तो आता है। जितना ओवर कॉन्फिडेंट होने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कॉन्फिडेंट होने की बात कर रही हूँ भाई, वी कैन डू, इतनी चीज दिमाग में रखना, ठीक है। राइट आंसर पॉइंट वाइज वेरेवर पॉसिबल, मेक पॉसिबल कि हर आंसर आप पॉइंट वाइज ही लिखो, ठीक है। यूज सिंपल एंड करेक्ट लैंग्वेज, सिंपल और करेक्ट लैंग्वेज का यूज करना है बेटा, शो ऑफ नहीं करना है। अगर वर्ड्स जैसे मैंने बोला कि स्पेलिंग गलत हो गए, मीनिंग गलत हो गया, तो पूरा का पूरा आंसर भारी पड़ेगा। तो सिंपल लैंग्वेज पर एक्यूरेट लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अवॉइड करो आंसर बनाने के लिए। देन रिवाइज टेंस रूल्स, मॉडल वर्ब्स, कंडीशनल एंड रिपोर्टेड स्पीच डेली, ठीक है। ये चीज आपको रोज करनी होगी एग्जाम तक। In literature answers, write introduction plus 4 to 5 points plus conclusion, तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा दिखेगा, है ना। तो आपको जैसे मैंने अभी सिखाया आपको उसी तरह आंसर आप लिखो। Leave 3-4 lines after every long answer or for neatness, जैसे मैंने बोला कि एटलीस्ट 2 लाइन तो आप स्किप करे ही करे, ठीक है। तो जो आपका पेपर है वो नीट एंड क्लीन लग गया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पेपर सॉरी आंसर शीट है, ठीक है, आंसर शीट में आप यहाँ से आंसर फॉर एग्जांपल आगे आपने कंटेंट कुछ लिखा है, यहाँ से आपने आंसर लिखना शुरू किया,
ठीक है, और आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर आंसर जो है वो लंबा चलेगा, जस्ट टर्न द पेज। ऐसा नहीं है कि एक ही पेज पर आपको सारे आंसर लिखकर खत्म कर देने हैं, आपको बोर्ड जो है वो एक्स्ट्रा पेजेस प्रोवाइड करता है, सप्लीमेंट्रीज प्रोवाइड करता है, तो उसको यूज करो, पर प्रॉपरली लिखो नीटनेस के साथ। रिवीजन के टाइम पर जब आपकी जो लास्ट 20 मिनट्स है ना, वहां पर आप स्पेलिंग चेक करो, हर एक स्पेलिंग चेक करो जो डिफिकल्ट है या आपको लग रहा है कि डाउटफुल है, वो हर एक स्पेलिंग चेक करो, हर एक क्वेश्चन में ग्रामर चेक करो, क्वेश्चन के नंबर जो है वो वेरीफाई करो, है ना। क्वेश्चन के नंबर वेरीफाई करना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इतनी चीजें आप कर लो तो आप आराम से पूरे साल की प्रिपरेशन के साथ और ये कुछ कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करने के बाद 90+ स्कोर लेकर इंग्लिश में आ सकते हैं और आते हैं, ठीक है। बच्चों के मार्क्स इतने आते हैं, पर थोड़ी सी डेडिकेशन आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। आप इसी तरह अपना एग्जाम देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन एंड प्लीज फॉलो अस सब्सक्राइबर्स। थैंक यू एवरीवन।